हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 13 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। भारत की तस्नीम मीर, इन्होंने 30वां ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल जीत लिया है। रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी ने टाटा ओपन महाराष्ट्र का डबल्स टाइटल जीता। ट्रॉपिकल साइक्लोन बात्सिराई, इसने मेडागास्कर में तबाही मचाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑब्जर्व कर रहा है, मना रहा है। जाने मानी इंडस्ट्रियलिस्ट पद्म भूषण से सम्मानित और फॉर्मर बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज, इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, इसके लिए बजट में 283.5 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% स्टेक एक्वायर करेगा। हीरो इलेक्ट्रिक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है फॉर रिटेल फाइनेंस। हुआवे ने 150 करोड़ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया भारती एयरटेल से। और प्रवीण कुमार सोपती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो महाभारत टेलीविज़न सीरीज़ आती थी उसमें भीम कैरेक्टर प्ले किया था। दिनेश प्रसाद सकलानी, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के नए डायरेक्टर होंगे। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने निम्बस हेल्थ को एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। तरुण कुमार को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रेडियो एंड ट्रस्ट, ये वर्ल्ड रेडियो डे 2022 जो कि 23 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को मनाया गया। और नेशनल वीमेंस डे ये 13 फरवरी को मनाया गया है। चलिए अब देखते हैं 14 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडियाज रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इज 46th। तो देखिए, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने। और आपको जानना चाहिए ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये 60 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है और 5 कैटेगरीज हैं इसमें: इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरिज्म, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। आपको जानना चाहिए आउट ऑफ 167 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ केवल 21 को ही यहाँ पर फुली डेमोक्रेटिक बताया गया है। तो 167 में से केवल 21 कंट्रीज़ को ही फुली डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे पहली पोजीशन पर है, इसका स्कोर है 9.75। न्यूजीलैंड दूसरी पोजीशन पर है, फिर है फिनलैंड, फिर है स्वीडन और फिर है आइसलैंड। यदि हम बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यह है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, जिसका स्कोर 0.32 है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत की रैंक यहाँ पर 46th है और फ्लॉड डेमोक्रेसी यहाँ पर बताई गई है, यानी कि कुछ दोष हैं यहाँ की डेमोक्रेसी में। फ्लॉड मतलब दोष होना होता है और इसका स्कोर है 6.91।
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस एजेंसी के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी launched the Community Innovator Fellowship CIF। तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की गई अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर किया है। किस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर। तो इसमें क्या है, जो भी कम्युनिटी इश्यूज़ हैं तो उनके सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराना, जो प्रोवाइड कराएगा उसको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना है किसके लिए? फॉर सॉल्विंग कम्युनिटी इश्यूज़ के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएस में, और हेड है इसके असीम स्टेनर। भारत और किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन। तो देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टूरिज्म कोऑपरेशन पर एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबरा है और करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान या फिर फ्रांस। सही आंसर ऑप्शन डी है। द वन ओशन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस। तो देखिए, वन ओशन समिट 9 से 11 फरवरी के बीच में फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। और कई देशों की जो हेड हैं उन्होंने यहाँ पर एड्रेस भी किया है, संबोधित किया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट को एड्रेस किया है। तो इस समिट का मतलब यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मैरीन इश्यूज़ हैं, जो जल संबंधी इश्यूज़ हैं, तो उन पर अपने विचार व्यक्त किए जाएं, जो भी उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके समस्या निवारण की कोशिश की जाए। आपको जानना चाहिए जो हमारा प्लेनेट है उसमें 70% से भी अधिक ओशन कवर करता है, और फिर भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या फिर मेजर यूरोपियन इवेंट्स हैं, इनमें वाटर एक मेजर इशू नहीं रहता। वाटर से जो समस्या है वो मेजर इशू नहीं रहता, तो उसी को यहाँ पर एड्रेस किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ओशंस डे ये 8 जून को मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो बेंचमार्क रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा है 4% पर, और एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस इन्होंने रखा है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, रेपो रेट और एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, ठीक है। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये लगातार 10वीं बार है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको हेड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्टेटस को यहाँ पर बनाए रखा है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? ज्यों का त्यों। शब्द याद रखिएगा, कई बार यूज होता है स्टेटस को, इसका मतलब तो है ज्यों का त्यों। तो लगातार 10वीं बार लगातार ऐसा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने जो अपना स्टांस है उसको स्टेटस को रखा है, यानी कि उसको ज्यों का त्यों बनाए रखा है। जो पहले रेट चल रहे थे उन्हीं को बना के रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। बाकी आपको जानना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको हेड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जो कि हाल ही में शक्तिकांत दास। बाकी आपको जानना चाहिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट ये भी अनचेंज रहे 4.25% पर, और रिवर्स रेपो रेट ये भी अनचेंज रहा 3.35% पर। अगर हम बात करें रियल GDP ग्रोथ की तो ये 2022-23 के लिए 7.8% RBI ने प्रोजेक्ट की है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर के लिए 17.2% है, क्वार्टर 2 के लिए 7% है, क्वार्टर 3 के लिए 4.3% है और क्वार्टर 4 के लिए 4.5% है। अगर हम CPI इन्फ्लेशन की बात करें 2022-23 के लिए तो ये भी 4.5% RBI ने प्रेडिक्ट की है। बाकी आपको जानना चाहिए यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी कि फाइनेंशियल 22 की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ बताई है RBI ने 9.2% बताई है और इन्फ्लेशन बताई है 5.3%। यहाँ से आप इन चीज़ को देख सकते हैं।
इस तरह के कार्ड्स मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए हैं, तो इससे क्या होता है ना, आप उनको सेव कर लेते हैं, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप उनको तुरंत देख सकते हैं। तो इस तरह की इमेजेस मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। आप करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नाबार्ड लॉन्च्ड एन एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम जीवा, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवा। तो ये जो जीवा प्रोग्राम है ये पायलट बेसिस पर, यानी कि जब किसी चीज़ को शुरुआती छोटे स्तर पर लॉन्च किया जाता है, ये देखने के लिए क्या वो वर्क कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसमें फिर समाधान किया जाता है, फिर सुधार किए जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ओवरऑल पूरे लेवल पर पैन इंडिया में उसको लॉन्च किया जाता है। तो पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को छोटे एक्सपेरिमेंट रूप पर छोटी स्तर पर लॉन्च करते हैं। तो अभी केवल ये जो है 25 प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है अक्रॉस 11 स्टेट्स। ठीक है, जीवा प्रोग्राम। बाकी आपको जानना चाहिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और चेयरमैन है गोविंद राजलू चिंतला। किस शिपयार्ड ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट का ICGS सक्षम नाम का 5वां और अंतिम पोत डिलीवर किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गोवा शिपयार्ड डिलीवर्ड द 5th and final vessel named ICGS Saksham of the 5 Coast Guard offshore petrol vehicle project। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, एक प्रोजेक्ट है कोस्ट गार्ड का जिसके तहत 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल डिलीवर किए जाने हैं। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो अब गोवा शिपयार्ड ने 4 तो कर दिए हैं पेट्रोल व्हीकल, ठीक है, और अब जो 5th और फाइनल है उसको भी डिलीवर कर दिया। इसका नाम है ICGS सक्षम। ब्रिटिश काउंसिल और किस राज्य सरकार ने अनुसंधान नवाचार के लिए अपनी साझेदारी का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ब्रिटिश काउंसिल एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिन्यूड देयर पार्टनरशिप फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो देखिए, ब्रिटिश काउंसिल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कल्चर एक्सचेंज, इसने और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ब्रिटिश काउंसिल जो तेलंगाना की यूथ हैं उनको इंग्लिश और आर्ट्स से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, स्किल्स प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है, कैपिटल हैदराबाद है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो राजीव भाटिया इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहने वाला है। सो जी महालिंगम विल चेयर द एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, सेबी जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ये भी आपको जानना चाहिए, पूछ लिया जाता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? ये है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने जो अपना एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इस तरह की कमेटी जो है इनकी, सेबी ने कमेटी बनाई थी, तो इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया है, यानी कि जो जो इसमें मेंबर हैं तो पुनः उसने कुछ नए मेंबर रखे हैं, तो ये मतलब होता है रिस्ट्रक्चर का। तो 8 मेंबर कमेटी है और इसको चेयर करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे जी महालिंगम। इससे पहले इस कमेटी को अध्यक्षता कर रहे थे अब्राहम कोसी। बाकी इस कमेटी में विजय कुमार वेंकटरमन है, मरीन अग्रवाल है और ए बाला सुब्रमण्यम है, MG परमेश्वरन है। बाकी 3 यहाँ पर सेबी ऑफिशियल्स हैं, एक है GP गर्ग, एक है N हरिहरन और तीसरे हैं जयंत जैश। उन खगोलविद का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व किया और हाल ही में उनका निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन बी है।
So astronomer R. Rajmohan, who led the first asteroid discoveries in independent India, passed away recently. तो देखिए प्रोफेसर आर राजमोहन जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉमर थे, कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने काम किया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये अपने काल की प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते थे जो कि जनवरी 1987 1987 को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सभी को सर्वे करना। मानव नेक्स्ट है हमारे पास मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की पहचान करने वाले ल्यूक मॉन्टेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ल्यूक मॉन्टेग्नियर हु आइडेंटिफाइड द ह्यूमन immunodeficiency virus passed away recently. He hails from France. तो देखिए फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे ल्यूक मॉन्टेग्नियर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV इसको आइडेंटिफाई किया था जो कि एड्स का इन्फेक्शन है, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने इसका जो आइडेंटिफिकेशन किया था HIV का, ये इन्होंने पास्टियर इंस्टीट्यूट में कार्य करते हुए किया था 1980s में, और इसके लिए इन्हें जॉइंटली 2008 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नितिन गडकरी ने मुंगेर बिहार में नेशनल हाईवे 333B पर किस नदी के ऊपर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर अप्रोक्स प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे 333B इन मुंगेर बिहार। देखिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एक रेल कम रोड ब्रिज इसको इनोग्रेट किया है। 14.5 किलोमीटर है ये गंगा रिवर के ऊपर, और कहाँ पर? नेशनल हाईवे 333B, कहाँ पर? मुंगेर बिहार में। 696 करोड़ रुपए इसकी लागत से, मतलब ये रेल का काम भी करेगा और रोड का काम भी करेगा। ये इस तरह का ये ब्रिज है। बाकी आपको जानना चाहिए इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के साथ ही मुंगेर से खगड़िया के बीच में जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर से भी कम की रह गई है, और मुंगेर से बेगूसराय के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम की रह गई है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपके जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार का कोई एग्जाम देने वाले हैं, वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 12। तो 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। और आपको जानना चाहिए जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये 12 से 18 फरवरी के बीच में प्रोडक्टिविटी वीक मना रही है, और इसका थीम रहेगा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। बाकी आपको जानना चाहिए जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। ये डी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, मतलब टाइपो हो गया, यहाँ पर गलती से बी लिखा गया है, डी है इसका सही आंसर। मैं इसको PDF में सही कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी। देखिए आपको जानना चाहिए कि 2 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इस तरह के 2 सेंटर भारत में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ पर किए जा रहे हैं, देखते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है IIT बॉम्बे में। और दूसरा है नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। और इन दोनों को ही सेटअप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फाइजर इंडिया चेयरमैन? आंसर इज प्रदीप शाह। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑन इंडियन ऑयल बोर्ड? आंसर इज शुक्ला मिस्त्री। खादिरबेट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज गुजरात। और आपको बता दें जो धोलावीरा
हड़प्पन साइड है, इंडस वैली साइड है, ये आपकी इसी आइलैंड पर लोकेटेड है। हु जॉइंड रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन? आंसर इज रुचिर शर्मा। नेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन who was conferred with the National Award by Election Commission of India for raising electoral participation during 2021-22? Answer is सत्येंद्र प्रकाश। चलिए अब आज के हमारे इंग्लिश के शब्द देखते हैं। पहली हेडलाइन देखेंगे हम, आप बीजेपी ट्रेड बार्ब्स ओवर कोविड। यहाँ देखिए अल जजीरा की एक न्यूज़ है हाल ही की, रशिया यूके ट्रेड बार्ब्स ड्यूरिंग मॉस्को टॉक्स अबाउट यूक्रेन क्राइसिस। US and China UN envoys trade barbs on Russia and Ukraine। तो क्या कॉमन आपको इन सब तीनों न्यूज़ में लगा? ट्रेड बार्ब्स। अब देखिए ना, ये एक अलग न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर है, इसमें भी ये शब्द यूज़ हुआ है, अल जज़ीरा ने भी ये यूज़ किया है, और यहाँ पर द हिंदू का है ट्रेड बार्ब्स, इन्होंने भी यूज़ किया है। अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं, तो आप भी इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ तो नहीं कहूँगा, मतलब किसी इशू को लेकर कोई ऐसे कभी आपको लिखना हो या फिर कुछ लिखना हो, तो उसके लिए आपको ये शब्द जानना चाहिए। ट्रेड बार्ब्स का मतलब क्या होता है? इफ़ पीपल ट्रेड बार्ब्स दे इंसल्ट और अटैक ईच अदर। जैसा कि आपको हेडलाइन से ही पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपके पास ये हेडलाइन ना हो, केवल इतना ही शब्द लिखा हो ट्रेड बार्ब्स का मतलब बताइए, तो जो है आप नहीं बता पाएंगे। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वही इसको बता सकता है, क्योंकि ऐसे आपको बुक में भी नहीं देखने को मिलेंगे ये शब्द। ठीक है, वैसे ये सिंगल शब्द होता है, बार्ब ये शब्द होता है, ट्रेड तो इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, केवल बार्ब ये होता है, कोई नोकीला ऑब्जेक्ट भी बार्ब कहलाता है। तो ट्रेड बार्ब का मतलब क्या हुआ? अगर दो या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर दो कंट्री ट्रेड बार्ब करते हैं एक दूसरे के साथ, इसका मतलब एक दूसरे पर वे अटैक कर रहे हैं। किससे? बोलकर। जैसे आप यहाँ देखिए, कोविड के ऊपर आप और बीजेपी के बीच में क्या हुआ, जो है छीटाकशी आप कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाया। ठीक है, तीखे तेवर दिखाए दोनों ने। अब यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है, उस पर रशिया और यूके के बीच में भी जो है नोकझोंक हो गई बातों ही बातों में। अब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, इन दोनों के ही जो एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशंस में, इनके बीच में भी बहस हो गई। ठीक है, इसलिए ये शब्द यूज़ किया गया है। अगला देखते हैं, रवि बावा रिप थ्रू इंग्लैंड। पहले की न्यूज़ है, तो हमारा शब्द क्या है? रिप थ्रू। रिप थ्रू समथिंग। ठीक है, रिप थ्रू का मतलब क्या होता है? टू मूव वेरी पावरफुली थ्रू अ प्लेस और बिल्डिंग, डिस्ट्रॉइंग इट क्विकली। यदि किसी चीज़ में से आप रिप थ्रू कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको पूरी तरह से और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? रवि बावा रिप थ्रू इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंग्लैंड की जो टीम थी क्रिकेट से संबंधित थी, यानी इन्होंने इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रिप थ्रू। ठीक है, जैसे कई बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं, SBI PO मेंस रिप थ्रू अस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वी एस्पिरेंट्स रिप थ्रू SBI PO मेंस। ठीक है, जिनका अच्छा हुआ है वो इस तरह से बोल सकते हैं, हमने SBI PO मेंस को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिनका अच्छा नहीं हुआ वो ऐसा कह सकते हैं SBI PO मेंस ने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा एग्जांपल देखें, द एक्सप्लोजन रिप थ्रू द होटल। जो एक्सप्लोजन है उसने होटल को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत जल्दी। द हरिकेन रिप थ्रू द कैरिबियन। जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हरिकेन ने। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। क्वाड कंप्राइजेज ऑफ विच 4 कंट्रीज? हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स? इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ M2M? नेम द तेलुगु शॉर्ट फिल्म दैट वॉन ₹2 lakh प्राइज एट NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें।
और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।